हेलो, माई सेल्फ निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव। आज हम फोर्थ लेक्चर ले रहे हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का, और ये सब टर्म 2 के लिए सिलेबस का पार्ट है। तो L03 में हमने क्या सीख चुके हैं? L03 में हम सीख चुके हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर व्हेन वी कनेक्टेड रजिस्टर इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल। तो सीरीज पैरेलल के लिए मैंने आपको फनी लैंग्वेज में वो बात सुनाई थी, पर जो बच्चे L03 नहीं देख पाए तो उनको मैं हल्का सा सिंबल दे रहा हूँ कि वहाँ हमने बोला था सीरीज में फ्रेंडशिप जैसा, यानी दोस्ती जैसा एटीट्यूड होता है दो रजिस्टर का, और हम उसको R1 प्लस R2 से जोड़ देते हैं। और पैरेलल में क्या, फ्रेंडशिप की बजाय फाइटिंग जैसी हो जाती है। जैसे सुमो पहलवान रेसलिंग करते हैं या दो पहलवान लड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें देखिए मैंने कुछ इस तरह का फिगर बनाने की आपको कोशिश की थी कि भाई ये इसके हाथ रहे और ये दूसरा रेसलर रहा, ये इसके हाथ रहे, तो ये इस तरह से वो लड़ाई करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि दोनों पहलवान ने दोनों के हाथ पकड़ रखे हैं और वो लड़ रहे हैं, तो वो पैरेलल हो गया। वो सिर्फ एक हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बना रखी है फ्रेंडशिप जैसी, तो वो आपके सीरीज में हुआ। ठीक है, सब हाँ बता चुके आपको। अब आज तो नया शुरू करना है, तो L04 में हम ये शुरू करेंगे आज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। दोनों ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि विंटर चल रहा है अब, तो आपको पानी गर्म करने के लिए गीज़र, इमर्शन रॉड और रूम वगैरह को भी गर्म रखने के लिए आपको हीटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब में हम इस हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक पावर तो चाहे विंटर हो समर हो, सब में हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल, उसके लिए इलेक्ट्रिक पावर को हम यहाँ पर कि भाई उसकी कॉमर्शियल यूनिट KWH या उसको इन जनरल यूनिट करके बोला जाता है। तो वो हम यहाँ इलेक्ट्रिक पावर में सीखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है इसमें यूनिट लिखी जाती है, उस यूनिट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कभी भी जब इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू ए प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये आपके जो भी इमर्शन रॉड, गीजर वगैरह हैं, ये सब आपके प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हैं। अब आप कहेंगे अरे सर, तो इम्प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है? हाँ बेटा होता है, पर वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अपन क्या होता है, इंडक्टर कैपेसिटर भी लगा देते हैं। जैसे पर्टिकुलर आपका ये फैन के अंदर तो आपने देखा भी होगा, एक व्हाइट कलर का कैपेसिटर करके आता है, जिसको बदल करके हम फैन की स्पीड बढ़ाते हैं। तो फैन के अंदर जहां पर वो रोटेट करता है, वो छोटा सा बॉक्स बनाता है, उसके अंदर कैपेसिटर जैसा लगता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है। और ट्यूबलाइट के अंदर इंडक्टर लगा होता है। ठीक है जी, तो इंडक्टर या चॉक कॉइल जिसे कहते हैं, जो पुरानी ट्यूबलाइट आती थी उसमें चॉक लगा होता था। तो ये सारे ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। रजिस्टर तो आप समझ ही गए, रजिस्टर तो R होता है, जो अपन पढ़ चुके हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि प्योरली रेजिस्टिव हो, उसमें इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। तो जब कभी भी आप उसे सोर्स से कनेक्ट कर लेंगे, तो सोर्स की सारी एनर्जी को वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट डिसिपेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो पहली लाइन को बहुत ध्यान से सीखिए कि जब भी सर्किट के अंदर प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट होगा, तो वो सोर्स यानी सेल या बैटरी की सारी एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देगा। जबकि मान लीजिए इनमें से कोई होता तो ये फिर भी कुछ एनर्जी को स्टोर करते, पर रजिस्टर तो भाई बिल्कुल डोनेशन करना जानता है कि भाई मेरे को तो जितनी भी सोर्स में एनर्जी, मैं तो सारी डोनेट कर दूंगा, बात खत्म हो गई। तो दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इन सब के अंदर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका फॉर्मूला देख लें। तो मान लीजिए कोई सोर्स वोल्टेज या सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस इज हाउ मच, V। तो सेल हमने V पोटेंशियल डिफरेंस का लगा दिया, और उस सेल से हमने एक Q चार्ज को मूव कराया। तो जब भी Q चार्ज उतने V पोटेंशियल डिफरेंस से जंप करेगा, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, VQ, है ना। चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज के पास जब इतनी एनर्जी आ जाएगी, इसका मतलब सोर्स या सेल ने उसको इतनी एनर्जी टाइम t के अंदर दी थी। तो उसके चलते पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स, यानी सेल जो है इस चार्ज को
या सर्किट को कितनी एनर्जी दे रहा होगा, ये पावर दे रहा होगा, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो एनर्जी है वी क्यू डिवाइड बाय टाइम। अब चार्ज डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, करंट। तो अब पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, वी आई। फिर हम अच्छे से जानते ही हैं कि V बराबर आई आर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं हर जगह। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर का यहां पर भी हम इस्तेमाल कर लें तो ये फॉर्मूला आई स्क्वायर आर में ही बदल जाएगा। ठीक है, एक और इस्तेमाल करना चाहें, आई की जगह बी बाई आर लिख दें ओम्स लॉ से, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। तो मैनी पॉसिबिलिटी फॉर द फॉर्मूला ऑफ पावर। ठीक है जी। अब जब ये पावर के सारे फॉर्मूले आ गए तो एनर्जी का भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्यों भाई, रेट ऑफ वर्क डन ही तो आपकी पावर है। तो वर्क डन निकालना हो या हीट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने भी पावर के फॉर्मूले हैं इनको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी हीट डिसिपेटेड आपको मिल जाएगी। तो हीट डिसिपेटेड आपको मिल जाएगी। तो दिस लॉ इज नॉन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वेयर एच यानी जो हीट एमिटेड है या हीट डिसिपेटेड है वो आपकी वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा। तो एक बार जब ये फॉर्मूला आ गया ऊपर डेरिवेशन से, तो इसने क्या क्या बताया कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट प्रोवाइडेड टाइम एंड रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जब ये लिखा गया होगा इसका मतलब करंट को और टाइम को कांस्टेंट माना गया होगा, क्योंकि ये तो हीट जो है इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है ना, आई आर टी पे। तो कोई सी भी दो कांस्टेंट को रख देंगे तो हमको इस तरह से प्रोपोर्शनल रिलेशन मिल जाता है। और यदि हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम वाला रिलेशन चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, आर और आई को कांस्टेंट रखना होगा। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से हम तीन हिस्सों में अलग अलग तोड़ सकते हैं। एक आध न्यूमेरिकल कर लें इस पर पहले, फिर अपन दूसरा सेक्शन देखते हैं। ये आइए पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 पढ़ लीजिए। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है कि हीट कितनी पैदा हुई है। हीट को हम एस सिंबल से दिखा रहे हैं, तो H इज इक्वल टू 100 जूल। ईच सेकंड का मतलब हो गया टाइम की वैल्यू 1 सेकंड डाल देंगे। रजिस्टर कितना है 4 ओम का, तो आर की वैल्यू भी आपको पता है 4, हीट की वैल्यू 100 है। इसी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी पता करना है। तो ऐसा फॉर्मूला लेके आओ जिसमें H आता हो, टाइम आता हो, V आता हो और R आता हो। तो हाँ भाई अभी हम देख के तो आए, ये देखिए ये रहा H बराबर वी स्क्वायर बाई आर टी, क्योंकि यहां पर आप लिख सकोगे ना आई की जगह वी बाई आर ओम्स लॉ से डाल दो तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाता। एक आर ऑलरेडी बैठा है वो इसको काट देता। समझ गए बात को। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दें तो H की जगह कितना लिखेंगे 100, V पता करना पर स्क्वायर का रिलेशन है, R की वैल्यू कितनी है 4 और टाइम तो आपका 1 हो ही गया। बस रूट ले लो क्योंकि V का स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना 400, तो V की वैल्यू रूट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 20 वोल्ट आ जाएगी। ये कहानी खत्म। क्वेश्चन 2 देखेंगे, आप पढ़ लीजिए जरा क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स इट करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। तो रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है और हीट डेवलप्ड H निकालना है इन हाउ मच टाइम 30 सेकंड। ठीक है जी। तो कौन सा फॉर्मूला लें, वो आई आर वाला, और टी भी आता हो आई स्क्वायर आर टी ले लो। तो बस ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई टी। आई की वैल्यू 5 डाल दो तो 5 5 25, आर की वैल्यू 20 और टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 30। बस सबको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन 1 2 ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड थे। अगले क्वेश्चन पावर पर बेस्ड है, तो पहले पावर पढ़ लीजिए। हीटिंग इफेक्ट की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन देखने जा रहे हैं जो घरों के अंदर इस्तेमाल होते हैं बल्ब और फ्यूज के फॉर्म में। आइए, तो हीटिंग इफेक्ट पर हाउस होल्ड में क्या क्या, ये इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, बल्ब, फ्यूज, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, दीज आर द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल हीटिंग। तो सबसे पहले आपकी बुक में बल्ब को खासतौर पे लिया है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब पीले वाले की बात कर रहा हूं,
आजकल तो वाइट कलर के रोशनी वाले एलईडी आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं उस येलो लाइट बल्ब की बात कर रहा हूँ जो बाज़ार में छोटे काफ़ी कम दाम में मिल जाता है, 15-20 रुपए में येलो कलर की लाइट छोड़ता है। इवन कई बार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर तो जो समोसा कचौड़ी या पेटीज बेचने वाले होते हैं वो एक बॉक्स में उस बल्ब को लटका देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत गर्मी पैदा होती है, तो वो समोसे कचौड़ी इस तरह की चीज़ें गर्म रहती है। इवन हॉस्टल्स के अंदर जो स्टूडेंट रहते हैं वो भी विंटर के दिनों में अपने कमरे को गर्म रखने के लिए एक बड़ा 200 वाट का वो पीला बल्ब, येलो रोशनी का बल्ब भी अपने कमरे में लगा लेते हैं। इससे उनके कमरे में सफिशिएंट रोशनी बनी रहती है। अब वो यदि इतनी हीट पैदा कर रहा है तो खुद भी हाई टेम्परेचर पर होगा, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट का मतलब ये बल्ब का इस तरह से, ये तो ग्लास का होता है, ये उसके अंदर ये फिलामेंट होता है, इसको हम फिलामेंट कह रहे हैं। ये जो वायर है इसको फिलामेंट कह रहे हैं। यहां पे आपकी इनर्ट गैसेस भरी होती है, ठीक है जी। तो दिस फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इज पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है तो वो करंट इसमें वही हीटिंग इफेक्ट से I²RT जनरेट कर रहा है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा गर्म होता है और इतना गर्म हो जाता है कि जो रेडिएशन का एमिशन होगा वो कुछ तो विजिबल रेंज में होता है और कुछ हीट के रेंज में हो ही रहा है, क्योंकि रोशनी भी दिख रही है आपको और गर्मी भी आ रही है। तो जो भी रेडिएशन निकल रहे हैं, जो भी वेवलेंथ निकल रही है, उनमें से कुछ तो विजिबल रेंज में है और कुछ हीट के रेंज में है। तो इस फिलामेंट जो कि बहुत गर्म हो चुका है, इसको हाई टेम्परेचर पर मेल्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है और वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल है। कितना हाई है जरा देखिए, 3380। आप इस डाटा को जैसे भी याद रख सकते हैं, 3400 करके भी याद रख लो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आगे भी किसी ना किसी जनरल नॉलेज की क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता रहेगा ये। तो टंगस्टन इज यूज एज फिलामेंट वायर इन द इलेक्ट्रिक बल्ब एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, 3380 इज एग्जैक्ट, ठीक है। फिर इसको थर्मली आइसोलेटेड रखने के लिए हम बल्ब के अंदर इनर्ट या इनएक्टिव गैसेस, नाइट्रोजन या आर्गन भर देते हैं सो एज टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ठीक है जी। तो ये इनर्ट गैसेस होती हैं जो रिएक्ट नहीं करने देती फिलामेंट को, जिससे मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। आजकल जो एलईडी बल्ब आते हैं वो तो बहुत एफिशिएंट है, काफ़ी कम रोशनी, काफ़ी कम पावर कंजम्पशन करके काफ़ी अच्छी लाइट देते हैं। पर ये जो येलो बल्ब थे ये तो बहुत ही इनएफिशिएंट थे, जो थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने जिसकी डिस्कवरी की थी, तो काफ़ी इनएफिशिएंट थे। मतलब इनका मेजर हिस्सा जो था वो हीट में ही चला जाता था, जबकि हम यूज़ इसका लाइट के लिए करते थे। अब अगला हीटिंग फैक्टर बेस्ड है फ्यूज़। अब तो फ्यूज भी कम ही इस्तेमाल होते हैं, अब तो घरों के अंदर एमसीबी आ गए हैं। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो जैसे ही उन पे मान लीजिए किसी एमसीबी पे 5 एम्पियर लिख रहा है, तो वो प्रॉमिस करेगा कि जब कभी भी उसके थ्रू यदि करंट 5 एम्पियर से एक्सीड कर जाएगी तो वो मिनिएचर एमसीबी जो होता है वो पूरे सर्किट को ट्रिप कर देता है, ऑफ कर देता है। पर एमसीबी से पहले हम क्या इस्तेमाल किया करते थे? फ्यूज। अब फ्यूज क्या है? वही हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड एक डिवाइस है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो कि घर के सर्किट को सेफ गार्ड करती है अगेंस्ट एनी मिस हैपनिंग। तो फ्यूज इज ए पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का कम ही होता है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर करंट को या करंट की हायर वैल्यू से हम अपने सर्किट को बचाना चाहते हैं, तो उस करंट की पर्टिकुलर वैल्यू पर इसको मेल्ट हो जाना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट वर्ड इसीलिए लिखा गया। अभी इसका मतलब हम इस एग्जांपल में समझा देंगे। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एसेट्रा इस तरह के एलॉय या मेटल होते हैं जो कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम ही होता है। तो जब कभी भी किसी करंट की स्पेसिफाइड वैल्यू से लार्जर करंट यदि उस एलॉय या फ्यूज से पास होगा तो वायर जो है वो मेल्ट कर जाएगा, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सर्किट में करंट बहना बंद हो जाएगी, ठीक है। और इस फ्यूज वायर को हम पोर्सिलिन या सिमिलर मटेरियल के कार्ट्रिज में बंद कर देते हैं, ठीक। तो बेचारा फ्यूज खुद को सैक्रिफाइस करके, खुद को मेल्ट डाउन करके बचे हुए सर्किट को सेफ गार्ड कर देता है। तो हमारे जो भी कीमती प्रीशियस हाउस होल्ड अप्लायंस वगैरह होते हैं वो सब हमारे सेफ रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्यूज खुद को मेल्ट करके, खुद को ब्रेक करके
पूरे बचे हुए सर्किट को सेफ गार्ड कर देता है। अब फ्यूज की वैल्यू कैसे चूज करेंगे, ये अप्रोप्रिएट वैल्यू की बात थी। तो लास्ट का एग्जांपल पढ़ लें, ये भी आपने बुक से लिया गया है। तो लास्ट का एग्जांपल क्या बोल रहा है, फॉर अ इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। ठीक है जी, तो हम कितना फ्यूज इस्तेमाल करें। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल करती है, और इंडिया के अंदर जो वोल्टेज की सप्लाई 220 होती है। तो अब हम इसके लिए फ्यूज की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, देखो ये तो पावर हो गई है ना, और यूनिट से भी पहचान सकते हैं, तो पावर हो गई, और ये हो गई वोल्टेज। ठीक है, और फ्यूज के लिए हमको हमेशा करंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना। तो फ्यूज पर हमेशा रेटिंग भी करंट की टर्म में होती है, 5 एम्पियर 4 एम्पियर। तो पी वी आई करंट निकालना है ना, तो क्या रिलेशन है, पी बराबर वी आई। करंट की वैल्यू पता करनी है भाई, कितने एम्पियर का फ्यूज लगाएं, तो आई की वैल्यू हो जाएगी पी बाई वी। तो हम क्या करेंगे, पी कितना है 1 किलोवाट, किलोवाट का मतलब 1000 को किससे 220 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डाटा आपका कितना रहा है 4.54। तो इतना तो करंट वो इलेक्ट्रिक आयरन लेगी। तो अब हम क्या करें, फ्यूज कितने का लें भाई, 4 एम्पियर का तो नहीं ले सकते, 4 एम्पियर का लेंगे तो ये तो पहले ही उस स्पेसिफाइड वैल्यू से हाई वैल्यू हो गई, समझ गए। तो 4 एम्पियर का यदि मैं फ्यूज लगा के बैठ जाऊं तो ये मेरी आयरन काम ही नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि वो तो खुद ही 4.54 का करंट कंज्यूम कर रही है, और फ्यूज मेरा कितने का है, इतने का। तो जैसे ही आयरन 4.54 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगी, वो ऑलरेडी इसको फ्यूज की रेटिंग को एक्सीड कर जाएगा, और वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो हम अपने क्लॉस वगैरह की आयरनिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जनरली सर्किट में जो करंट बह रही है उससे मुश्किल से 10% या 20% मैक्सिमम हायर साइड का फ्यूज ले लेते हैं। 10% इज सफिशिएंट। तो हम 4.54 के नियरेस्ट कोई इंटीजर है ना, तो वो 5 एम्पियर का फ्यूज हम ले लेंगे। तो उससे ये होगा कि हमारी आयरन भी लगातार चलती रहेगी। ठीक है जी, क्योंकि 5 एम्पियर का जो फ्यूज है इट इज ग्रेटर देन द आयरन। और यदि किसी वजह से सर्किट के अंदर करंट 5 एम्पियर से ज्यादा हुई तो वो फ्यूज खुद मेल्ट हो जाएगा, और हमारी आयरन और टीवी जो कुछ भी सीरीज पैरेलल में जुड़े हुए हैं घर के अंदर, वो सब आपके सेफ बने रहेंगे। चलिए अब लास्ट पर आ जाए कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हमारे यहाँ हर महीने, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। क्योंकि जब भी हम घर में टीवी, एसी, फ्रिज कुछ भी चलाएंगे तो वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो पॉसिबल नहीं है। अब इलेक्ट्रिसिटी है और ये सब अप्लायंस चल रहे हैं, इसका तो इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन हो रहा है भाई, तभी तो कूलर, फ्रिज की मोटर या कंप्रेसर वगैरह चल पा रहे हैं। तो उन्हें सप्लाई कौन दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। ठीक है जी, तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर है या जो पावर है, इसका फॉर्मूला तो हम थोड़ी देर पहले देख भी आए, पी बराबर वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर वाई आर। और यूनिट क्या हो जाएगी पावर की, ये तो 9th क्लास में भी थी, वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं तो वहां पर भी यूनिट वॉट ही थी, यहां भी वॉट है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें वॉट की बड़ी यूनिट इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो या तो किलोवाट इस्तेमाल करते हैं, और बड़े बड़े जो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वहां पर तो मेगावाट इस्तेमाल करते हैं। मेगावाट का लोग 10⁻⁶ वॉट, और घर में इवन ये आयरन हीटर होते हैं तो किलोवाट की रेंज में होते हैं, इसको किलोवाट रीड कर रहे हैं 10⁻3। ठीक है जी, तो जब कभी भी वॉट के आगे कैपिटल के या कैपिटल एम लग जाए तो ये 10⁻3 या 10⁻6 इस तरह से बताते हैं। अब ये तो थी पावर। अब यदि इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो जो घर में यूनिट जिसे कहते हैं वो यूनिट एक्चुअली कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी की है, और उसका मतलब क्या है, वाट आवर। इसको बात को समझें तो होता नहीं, शायद आपको पता होगी कई जगह तो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट की रेट क्या होती है 10 रुपीज, कई जगह 6 रुपीज भी होती है। तो वो यूनिट का मतलब ये है वाट आवर, है ना। तो यूनिट का मतलब आएगा एक्चुअली आपका ये किलो वाट आवर, है ना। तो 1 यूनिट, या इसको कॉमर्शियल यूनिट कह लो आप, तो 1 कॉमर्शियल, तो 1 कॉमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल कंज्यूमशन वो आपकी किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, किलोवाट का मतलब आप समझ ही रहे हैं, किलो का मतलब 1000 वाट, 1000 वाट आवर। यानी मैं कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास 100 वाट का बल्ब हो, ठीक, उसको यदि मैं 10 आवर चलाऊं तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1000 वाट आवर।
यानी कि मैंने ऐसा करने पर 1 यूनिट खर्च कर दी इलेक्ट्रिसिटी की। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1000 वाट आवर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 1000 वाट आवर 1 यूनिट का मतलब क्या है, 100 वाट का बल्ब या तो आप 10 आवर्स चला लो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई 20 वाट का एलईडी बल्ब लिया है तो उसको कितनी देर आपको चलाना पड़ेगा, आपको उसे 50 आवर्स चलाना पड़ेगा, तब जाके आपकी 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो एलईडी बल्ब क्या बहुत कम रेटिंग के होते हैं। यहीं पर यदि आप ऑर्डिनरी बल्ब जिसे इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं, वो क्या 200 वाट के होते हैं, वो तो 5 घंटे के अंदर ही आपका बिजली का बिल 1 यूनिट पहुंचा देते हैं, जबकि ये 5 आवर्स में नहीं 50 आवर्स में पहुंचा पा रहा है। ठीक, अब आ जाएं जो वो यूनिट कॉमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हैं, जिसको कि हमने 1 किलोवाट आवर बोला, किलो को 1000 लिख सकते हैं, और कन्वर्ट करते जाएं तो ये सब इसके अलग अलग कन्वर्जन है, वॉट सेकंड में, जूल में, वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। एक रेफ्रिजरेटर है जिस पर की रेटिंग 400 वाट लिख रही है और वो 8 आवर्स चलता है 1 दिन के अंदर। ठीक है, तो यदि उसे पूरे महीने चलाएं, 30 डेज चलाएं, और कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट हमसे बिजली इलेक्ट्रिसिटी के क्या रेट ले रही है, 1 किलोवाट आवर के 3 रुपीज। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर की क्या ले रही है, 3 रुपीज। तो कितना बिल आएगा, आइए इन सबको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे जब तक कि हमको इस तरह की यूनिट ना मिल जाए। तो मैंने क्या करा, 400 लिखा, वॉट सबसे पीछे लिख दिया, क्योंकि मुझे ये यूनिट पैदा करनी है। फिर 8 आवर पर डे, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 यहां लिखा, ये लिखा आवर, और ये हो गया मेरा पर डे। ठीक है, डे को डी से दिखा रहा हूं। फिर और क्या डाटा दे रखा, व्हाट इज द कॉस्ट, 30 डेज चलाया, 30 यहां लिखा, और 30 की डेज को यहां लिख दिया। अब देखो डे से डे कट गया, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, वाट आवर। तो कितना वाट आवर मिल रहा है, इतना। पर हमें वाट आवर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, किलोवाट आवर। तो किलो का मतलब है इसको हमको के कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो 3 जीरो है किलो के अंदर, तो 1 2 3 कट गए, तो ये कितना बच रहा है, 96 किलोवाट आवर आ गया। अब 1 किलोवाट आवर देखो, पर किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर की रेट कितनी है, 3 रुपीज। तो 96 किलोवाट आवर की कितनी हो जाएगी, 96 इंटू 3 रुपीज। ये आपका आंसर आ जाएगा रुपी में। तो इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है इलेक्ट्रिसिटी बिल की। अब इस चैप्टर का रिकैप देख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था। कि भाई करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर थी, और रेजिस्टेंस क्या था, इट इज द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, इसकी यूनिट ओम थी। ओम्स लॉ में ये हमने कई बार आपको लास्ट में बताया, भाई इतना तो कम से कम याद ही रखो। और यहाँ पे आर क्या है, कांस्टेंट है ना, मेन तो ये है ओम्स लॉ। फिर उसको हम इस तरह से न्यूमेरिकल इस्तेमाल जरूर करते हैं, आर यहाँ पर कांस्टेंट है। आर जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये पूरा फॉर्मूला याद रखें, मेटल पर, लेंथ पर, और इनवर्सली टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर आज ही पढ़ के आए, खासतौर पे यूनिट का तो ये इसको जरा ध्यान ही रखिए। जो भी बताया 1 किलोवाट आवर ही हमारी वो कॉमर्शियल यूनिट होती है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशन होती है। सीरीज पैरेलल मैंने आपको काफ़ी डिटेल में अलग से L03 में सिखाई दी है, तो उसको मेंशन मैंने यहाँ नहीं किया है, पर न्यूमेरिकल तो जब भी आएंगे तो उसी L03 से ही आएंगे आपके। ये सारी जानकारी आपकी NCERT की जनवरी 2020 एडिशन में थी, और ये सब आपको पेज नंबर 216 से 220 पर मिलेगा। कॉन्सेप्ट लाइव से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।